Good morning to everyone. Today we will continue our next topic, that is classification of emulsion. So in that we will see there are various methods for classification of emulsion. So emulsion को क्लासीफाई करने के लिए बहुत से मेथड्स है. However, from the dispensing point of view and its mode of administration, हालांकि हम जो मेथड या हम जो क्लासिफिकेशन देखेंगे इमल्शन की, वो उसके डिस्पेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे देखेंगे और उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे. मीन्स इमल्शन को प्रिपेयर जब हम करते हैं तो वो उसके अंदर हम कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं. सो उसकी बेसिस पे उसको अलग क्लासीफाई किया गया है. और दूसरा उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, मीन्स इमल्शन को किस तरह से किस रूट से उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसकी बेसिस पे उसको अलग क्लासीफाई किया गया है. तो हम सबसे पहले देखेंगे उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शंस इन अकॉर्डेंस टू द टाइप ऑफ इमल्शन, इमल्सिफाइंग एजेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन. सो पहली क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि जब हम इमल्शन का जब प्रिपरेशन करते हैं तो तब किस टाइप के या फिर कौन कौन सी टाइप के उसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, तो उस बेसिस पर इमल्शन को क्लासीफाई किया गया है ए टाइप के अंदर. ओके. और दूसरी क्लासिफिकेशन इस टाइप से की गई है उसकी कि इमल्शन को किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से उसको अप्लाई किया जाता है या फिर उसको लिया जाता है. ओके. सो सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम देखेंगे टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन. सो इन दैट इमल्शन कंटेनिंग नेचुरल गम, ऐसे इमल्शन जिसके अंदर नेचुरल गम होते हैं जैसे कि गम अकीशिया, ट्रागाकांत एंड म्यूसिलेज ऑफ आयरिस मॉस्क. और ऐसे इमल्शन जिसके अंदर गम सब्सटीट्यूट होते हैं जैसे कि सेलुलोज एंड इट्स डेरिवेटिव्स एंड सॉल्ट ऑफ एल्जेनिक एसिड. ओके. और दूसरे ऐसे इमल्शन जिसके अंदर वेरियस सोप होते, सोप्स यूज़ करते हैं हम एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, और सैपोनिन, स्टार्च. ओके. और इमल्शन कंटेनिंग नेचुरल वैक्सेस, ऐसे इमल्शन जिसके अंदर हम ऐसा वैक्सेस एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं. W/O टाइप इमल्शंस के अंदर फॉर एग्जांपल वूल फैट एंड बीस वैक्स. देन इमल्शन कंटेनिंग सिंथेटिक वैक्सेस, ऐसे इमल्शन जिसमें सिंथेटिक वैक्सेस होते हैं, इमल्सिफाइंग वैक्स एंड सेटामैक्रोगोल इमल्सिफाइंग वैक्स एंड इमल्शन containing other emulsifying agents such as pectin, egg yolk, gelatin and lecithins. Okay. The next classification हम देखेंगे classification of emulsion in accordance to the mode of administration, to their mode of administration. ऐसे इमल्शन जिसको उसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है. तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इमल्शंस फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. ऐसे इमल्शंस जिसको ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है उसको हम ओरल इमल्शन कहते हैं. ओके. देयर आर यूजुअली O/W टाइप ऑफ इमल्शन एंड आर यूज्ड टू एडमिनिस्टर ऑयल हैविंग मेडिसिनल वैल्यू. एग्जांपल कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कॉड लिवर ऑयल एंड लिक्विड पैराफिन. ऐसे इमल्शन जिसको ओरल लिया जाता है ज़्यादातर वो O/W टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप के होते हैं जिसमें वाटर के अंदर ऑयल होता है. ऐसे इमल्शन ओरली लिए जाते हैं ज़्यादातर. कॉड लिवर ऑयल, आलमंड ऑयल एंड लिक्विड पैराफिन, ये सब ओरली एडमिनिस्टर होते हैं. ओके. देन नेक्स्ट हम देखेंगे इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज़. ऐसे इमल्शन जो सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ होते हैं स्किन वगैरह पर अप्लाई करने के लिए. दिस में भी आइदर O/W टाइप और W/O type. However, O/W type emulsion are preferred over W/O type emulsion. अब एक्सटर्नल यूज़ के अंदर ज़्यादातर दोनों भी टाइप के इमल्शन यूज़ होते हैं O/W
और W/O. ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे इमल्शंस फॉर पैरेंटल यूज़. ऐसे इमल्शन जो सिर्फ हम पैरेंटली यूज़ करते हैं, इंट्रावेनस वगैरह. ओके, सो ऐसे इमल्शंस को हम पैरेंटल इमल्शन बोलते हैं. ओके, these are used to administered fat soluble vitamins such as A, D, E and oil soluble sex hormone because their absorption in this form is very rapid. हम जो soluble जो विटामिन होते हैं जैसे कि A, D एंड ऑयल soluble और सेक्स हार्मोन जैसे कि इमल्शन होते हैं, हम उसको पेरेंटली यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? कि उनका जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो उसका हाई होता है, वो जल्दी से वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर और बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ऐसे इमल्शन को हम पेरेंटल इमल्शन बोलते हैं और उसको हम पेरेंटली यूज़ करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे इमल्शन फॉर रेक्टल यूज़. ऐसे इमल्शन जो सिर्फ रेक्टल यूज़ करते हैं. दीज आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इनेमा, और हम इसको इनेमा के फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं. फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ बॉयल मीन्स रेक्टस को रेक्टम को क्लियर करने के लिए उसको हम एज अ इनेमा फॉर्म के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं. सच एज जैसा कि स्टार्च म्यूसिलेज इज़ जनरल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इनेमा. और जो स्टार्च म्यूसिलेज जो होता है ये ज़्यादातर इनेमा के फॉर्म में हम इसको प्रिपेयर करके रेक्टम को क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शंस. ओके, सो इसमें हम देखेंगे इमल्शंस को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है. ओके, सो जब हम इमल्शन का प्रिपरेशन करते हैं तो इमल्शन को फॉर्मुलेट करने के लिए, उसका फॉर्मुलेशन बनाने के लिए हमको 4 टाइप की चीज़ों की ज़रूरत होती है, या 4 टाइप्स के हमको एजेंट लगते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन. वो कौन कौन से होते हैं? पहला इमल्सिफाइंग एजेंट, सेकंड प्रिजर्वेटिव, थर्ड एंटीऑक्सीडेंट and fourth flavoring agent. Okay, so in that the emulsifying agent reduce the interfacial tension between two phases, oil phase and aqueous phase, and thus make them miscible with each other and form a stable emulsion. Emulsifying agent are also known as emulgent or emulsifier. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं emulsifying agent की. तो emulsifying agent को इमल्जेंट और इमल्सीफायर भी कहा जाता है. आपको एग्ज़ाम में इस 2 नाम से भी पूछ सकता है, वो क्या राइट और नॉट ऑन इमल्जेंट और इमल्सीफायर. तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है, क्या इमल्सीफाइंग एजेंट को इमल्जेंट्स और इमल्सीफायर भी कहते हैं. ओके, अब बात कर रहे हैं हम इमल्सीफाइंग एजेंट की. तो अब हम इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज़ क्यों करते हैं? सो जब हम इमल्शन बनाते हैं तो उसमें 2 इमिसिबल लिक्विड का यूज़ करते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते या घुलते नहीं हैं. ओके, क्योंकि दोनों के बीच में सरफेस टेंशन होता है, दोनों का अपना अपना सरफेस टेंशन होता है, जिसकी वजह से वो आपस में इमिसिबल होते हैं. ओके, तो इमल्सीफाइंग एजेंट क्या करते हैं कि जब हम इमल्सीफाइंग एजेंट को उस मिक्सचर में मीन्स 2 इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर जब हम इसको मिलाते हैं तो ये दोनों के सरफेस टेंशन्स को कम कर देता है और उनके बीच का जो सरफेस टेंशन होता है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से वो 2 इमिसिबल लिक्विड्स आपस में इजीली मिल जाते हैं और घुल जाते हैं. तो इमल्सीफाइंग एजेंट का एक्चुअल में काम ये होता है कि ये 2 इमिसिबल लिक्विड्स को मिसिबल बनाता है. मीन्स ये मीडिएटर का काम करता है जो कि इमल्सीफाइंग एजेंट कहलाता है. ओके, देयर आर large number of emulsifying agent which are available to prepare a stable emulsion, but it is very difficult to select a proper emulsifying agent for the development
of a stable emulsion. No single emulsifying agent possesses all the properties required for the preparations of stable emulsion. Therefore, sometimes it becomes necessary to use two or more than two emulsifying agents instead one to prepare a stable emulsion. अब अगर हम देखें तो इमल्सिफाइंग एजेंट बहुत सी टाइप्स के होते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं और इसमें इतना वेरिएशन होता है कि ये डिसाइड कर पाना कि हमको किस इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी टाइप के हमको इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करना होता है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता था पहले। मीन्स बहुत डिफ़िकल्ट होता था पहले कि हमको कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट उसके अंदर यूज़ करना है कि वो एक स्टेबल इमल्शन को डेवलप हो सके या फिर हमको एक स्टेबल इमल्शन मिल सके। ओके, सो द ग्रिफिन डिवाइज्ड अ यूजफुल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमल्शन। इट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस और HLB मेथड। ओके, तो उसके बाद हुआ ये कि जब हमको बहुत प्रॉब्लम आती थी कि बहुत मतलब डिफ़िकल्टी होती थी कि भाई कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट हमको यूज़ करना है एक स्टेबल इस टाइप के इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए या उसको स्टेबल इमल्शन फॉर्म करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। तो उसके बाद हुआ ये कि एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ग्रिफिन। तो ग्रिफिन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक रूल बनाया, एक मेथड बनाई जिसको हम HLB मेथड कहते हैं, मीन्स हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। और ये ऐसी स्केल होती है जो कि हमको इंडिकेट करती है कि हमको कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट आसानी से हमको उससे पता चल जाता है क्या ये इमल्सिफाइंग एजेंट किस टाइप का है। ओके, मीन्स वो हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है, हमको HLB मेथड के ज़रिए इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। ओके, देन एवरी इमल्सिफाइंग एजेंट इज़ गिवन अ नंबर ऑन HLB स्केल। और हर एक इमल्सिफाइंग एजेंट को HLB स्केल के थ्रू एक नंबर दिया गया है। ओके, और जो भी HLB स्केल है वो 18 यूनिट्स के अंदर डिवाइड्स है। मीन्स उसके जो यूनिट्स है वो 0 से 18 तक के एक स्केल है। ओके, जैसे कि हमारी pH स्केल जैसी होती है वैसी एक स्केल है। अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक बात आ रही होगी, क्या हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक क्या होता है? तो आपको एक बात क्लियर कर दूँ, क्या हाइड्रोफिलिक का मतलब मीन्स हाइड्रोफिलिक मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग। मीन्स ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जो हाइड्रोफिलिक है तो वो उसको हम वाटर लविंग, या फिर ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं तो वो वाटर के अंदर आसानी से घुल मिल जाते हैं, जिसको हम हाइड्रोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। ओके, और अगर कोई इमल्सिफाइंग एजेंट का हाईएस्ट नंबर है, मीन्स 8 to 18 नंबर होता है, तो HLB स्केल में तो वो हाइड्रोफिलिक इमल्सिफाइंग होगा। मीन्स वो वाटर में आसानी से घुल मिल जाएगा, जैसे कि O/W इमल्शन इजीली आपस में मिक्स हो जाएगा। O/W इमल्शन जिसके अंदर हम हाइड्रोफिलिक इमल्शंस को मिक्स करेंगे तो वो आपस में मिल जाएगा। ओके, जिसके अंदर O/W इमल्शन के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो वो हाइड्रोफिलिक इमल्शन उसके अंदर आसानी से मिल जाएगा। और नेक्स्ट बात करेंगे हम लिपोफिलिक की। तो लिपोफिलिक मीन्स ऑयल या फैट, और फिलिक मीन्स लविंग। मीन्स ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जो लिपोफिलिक होते हैं उसको हम ऑयल लविंग या फिर
फैट लविंग बोल सकते हैं, ओके, जो इजीली ऑयल के अंदर आसानी से घुल मिल जाए, उनको हम लिपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट कहेंगे, ओके। और वो इमल्शन जिसके जो लिपोफिलिक होते हैं उनका जो नंबर HLB स्केल के अंदर जिनका नंबर होता है अगर 3 to 6 है, तो वो लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज़ को मीन्स ऑयल लविंग प्रॉपर्टीज़ जो कि आसानी से ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, वो ये प्रॉपर्टीज़ को वो रिप्रेजेंट करेंगे और वो W/O टाइप के इमल्शन के अंदर ज़्यादा यूज़ होंगे, ओके। जैसे कि W/O टाइप के इमल्शन के अंदर ऑयल की जो अमाउंट होती है, जो कंटिन्यूस फेज होता है, वो ऑयल होता है O/W इमल्शन के अंदर। तो उसके अंदर हमको कैसा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करना है जो कि लिपोफिलिक हो, मीन्स वो ऑयल के अंदर इजीली मिक्स हो जाए, ओके, या घुल जाए। एक बार फिर उसको रिपीट कर लेते हैं हम। ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जिसका HLB स्केल के अंदर जिसके नंबर 8 से 18 होते हैं उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, मीन्स वाटर लविंग कहते हैं, जो कि पानी के अंदर आसानी से घुल मिल जाए उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जिसके अंदर ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि HLB स्केल के अंदर जिनका नंबर 3 to 6 होता है उनको हम लिपोफिलिक बोलते हैं, जो कि आसानी से ऑयल के अंदर मिल जाते हैं, ओके, उनको हम लिपोफिलिक कहते हैं, ओके। जैसा कि इस टेबल में दी गई है HLB वैल्यूज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन, मीन्स अलग अलग टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट की वैल्यूज दिए HLB वैल्यूज दी गई हैं कि उसको किस टाइप के इमल्शन के अंदर उसको यूज़ करना है और उसका एप्लीकेशन भी, ओके। सो ये टेबल आप अच्छे से देख लेना, ओके। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इमल्सिफाइंग एजेंट की जो प्रॉपर्टीज़, उसकी जो खासियत है वो कैसी होनी चाहिए, ओके। सो इट शुड बी कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है उसका काम ही होता है कि वो टू इमिसिबल लिक्विड्स के जो बीच का जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको वो रिड्यूस कर सके, उसकी ये कैपेसिटी होना चाहिए, ओके। अगर उसकी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो दोनों के बीच का इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर रहा है, तो वो इमल्सिफाइंग एजेंट हमने कभी ऐड कर दिया उसके अंदर तो पूरे इमल्शन को ख़राब कर देगा, ओके। और या फिर वो ख़राब इमल्सिफाइंग एजेंट है, ओके। सो हमको ये भी चेक करना है कि इमल्सिफाइंग एजेंट हम जो यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वो कैपेसिटी है या नहीं है कि वो इंटरफेशियल टेंशन्स को वो रिड्यूस कर रहा है टू इमर्सिबल लिक्विड्स के, ओके। तो ये उसकी खासियत होना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी होना चाहिए एक इमल्सिफाइंग एजेंट की, ओके। देन नेक्स्ट, इट शुड बी कंपेटिबल विथ अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिपरेशन। और जो इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कंपेटिबल होना चाहिए, मीन्स अगर हमारे इमल्सिफाइंग अगर दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ जो कि हम ऑयल और वाटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, या फिर अदर इंग्रेडिएंट्स अगर यूज़ कर रहे हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट या फिर दूसरे केमिकल यूज़ कर रहे थे, अगर उसके साथ वो कंपेटिबल नहीं है तो वो हमारे प्रिपरेशन को या हमारे इमल्शन को ख़राब भी कर सकता है, ओके। तो इमल्सिफाइंग एजेंट की कंपेटिबिलिटी भी अच्छी होना चाहिए कि वो दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ वो केमिकली इंटरेक्शन ना कर पाए, ओके, मतलब वो कंफर्ट हो उन सब के साथ। देन नेक्स्ट, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। और जो इमल्सिफाइंग एजेंट जो होना चाहिए वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट, इट शुड बी कैपेबल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द इमल्शन। और इमल्सिफाइंग एजेंट की ऐसी कैपेबिलिटी भी होना चाहिए कि वो इमल्शन की जो कंसिस्टेंसी है उसको वो मेंटेन करके रखें, ओके। देन नेक्स्ट, इट शुड बी केमिकली स्टेबल। और जो इमल्सिफाइंग एजेंट होना चाहिए वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए। क्यों स्टेबल होना चाहिए? कि वो दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ मिलके केमिकल इंटरेक्शन ना कर पाए, ओके। देन it should be capable of keeping the globules of dispersion liquid distributed indefinitely through the dispersion medium। और उसकी ऐसी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो जो
डिस्पर्स फेज की जो ग्लोब्यूल्स फॉर्म होते हैं कंटिन्यूस फेज के अंदर, तो वो उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ओके, मीन्स नेटवर्किंग बनाने से उसको रोकना चाहिए, ये भी कह सकते हैं हम, थ्रू आउट द डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। ओके, मीन्स जो ग्लोब्यूल्स है डिस्पर्जन के अंदर, डिस्पर्जन लिक्विड्स की जो ग्लोब्यूल है वो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर वो सही से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। ओके, ये भी उसकी मतलब एक प्रॉपर्टीज होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। ओके, सो इमल्सिफाइंग एजेंट को 5 टाइप्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन नेचुरल, सेकेंड सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स, थर्ड वन सिंथेटिक, फोर्थ ऑर्गेनिक एंड फिफ्थ अल्कोहल। सो नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट की हम बात करें तो ऐसे इमल्सिफाइंग जो वेजिटेबल सोर्स से हमको मिलते हैं और एनिमल सोर्स से हमको मिलते हैं, मीन्स हमको वेजिटेबल से मिलते हैं या फिर एनिमल से हमको वो मिलते हैं, ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट। तो हम उसके अंदर देखेंगे गम एक्सिया, ट्रागाकांत, अगार, पेक्टिन, स्टार्च, एरिस्मोस, ये ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि हमको सब्जियों से और वेजिटेबल से मिलते हैं। देन नेक्स्ट वुल फैट, एग यॉल्क, जेलेटिन, ये इमल्सिफाइंग एजेंट हमको एनिमल से हासिल होते हैं या उसको एनिमल से हमको वो मिलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करें सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स इमल्सिफाइंग एजेंट की, तो उससे हमको कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट मिलते हैं? मेथिल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी, मेथिल सेलुलोज। ओके, देन नेक्स्ट सिंथेटिक में कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं? अनायनिक, केटायनिक एंड नॉन आयनिक। एंड इनऑर्गेनिक के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड बेंटोनाइट। एंड अल्कोहल से हमको कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट मिलते हैं? कार्बोवैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन्स। ओके, सो ये भी क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से याद करनी है, एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, क्लासीफाई इट एंड डिस्क्राइब इट। सो ये भी आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रखनी है। ओके।